हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है। और इससे पहले के 2 पार्ट हम बना चुके। पहले यूनिट के हिंदी भाषा और उसका विकास के। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसका, आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ। सेकेंड, सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण हार्नले ने किया था। अब हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्ण है इधर और इधर भाषाएं हैं। तो पूर्वी गौड़ियन, इसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया आती है, ठीक है। और पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आती है। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी आती है। और दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा है। जॉर्ज गियर्सन व लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण। जॉर्ज गियर्सन ने जो अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में वर्गीकरण किया है उसे हम देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, बाहरी उपशाखा। इसके अंदर आएगी उत्तरी पश्चिमी समुदाय, जिसमें आएंगे लहंदा और सिंधी। दक्षिणी समुदाय में मराठी। पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बांग्ला और असमिया। मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय, पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा में इसके 2 पार्ट है। केंद्रीय समुदाय, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती आएगी। पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी, नेपाली। मध्यवर्ती पहाड़ी होती है जो वो केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पॉइंट आगे देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है, जिसमें उदीच्य में आएगी हमारी सिंधी, लहंदा और पंजाबी। प्रतीच्य में आएगी हमारी राजस्थानी और गुजराती। मध्य देशीय में आएगी हमारी पश्चिमी हिंदी। और प्राच्य में आएगी पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। और दक्षिणात्य में आएगी मराठी। और ये किसके अनुसार है? सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार देखते हैं हम। सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में इन्होंने सुधार करके वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें उदीच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी। प्रतीच्य में गुजराती। मध्य देशीय में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य में उड़िया, असमिया, बांग्ला। और दक्षिणात्य में मराठी। इसके बाद आगे देखते हैं हम भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण। अपभ्रंश में है ब्राचट पैसाची, जिसे पश्चिम उत्तरी कहते हैं। इसमें आधुनिक निर्मित भाषाएं इसकी लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। और सौरसनी मध्यवर्ती में राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। अर्धमागधी मध्य पूर्वीय, इसमें पूर्वी हिंदी आ जाएगी। और मागधी में तो पूर्वीय, इसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आ जाएगी। महाराष्ट्री दक्षिणी में मराठी आ जाएगी। वहीं हरदेव बाहरी का वर्गीकरण देखते हैं। हिंदी वर्ग की भाषाएं हैं मध्य पहाड़ी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। और हिंदीतर भाषा हिंदी वर्ग जो है उत्तरी नेपाली, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती। दक्षिणी में सिंघली, मराठी। पूर्वी में उड़िया, बांग्ला और असमिया। प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं देखते हैं हम। लहंदा, ये अन्य नाम हिंदी की, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी लिपि, लंडा लिपि, शारदा लिपि की एक शाखा है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी होता है। पंजाबी में इसकी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। सिंधी, यह सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। इनकी अपनी लिपि लंडा है, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। बोलियां बिचौली, लासी, सिराइकी, थरेली, लाड़ी। गुजराती, इसकी अपनी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें सिरोरेखा नहीं होती। सिरोरेखा ये होती है जो ऊपर हम लिखने के ऊपर लाइन लगाते हैं, तभी सिरोरेखा कहते हैं। मराठी बोलियों में है कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी। लिपि देवनागरी है, किंतु लोग इसमें मोड़ी लिपि का प्रयोग भी करते हैं। असमी मुख्य बोली विष्णुप्रिया और लिपि बांग्ला है। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बांग्ला में लिखी जाती है। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है। प्रमुख बोलियां गंजामी, संबलपुरी और भत्री हैं।
हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। तो भाषा वैज्ञानिक के अनुसार क्या है, भाषा और बोली के बीच जो एक वर्ग होता है उसे क्या बोलते हैं, हम उपभाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। कितने उपभाषाओं में किया जाता है? 5 उपभाषाओं में किया जाता है। इन 5 उपभाषाओं तथा बोलियों को आरेख के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये चार्ट आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसे। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियाँ। तो हम पहले अपभ्रंश कौन सी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषाएं निकली, फिर उसकी बोलियाँ देखते हैं और उसमें कितनी उपभाषाएं हैं वो देखते हैं, उनके क्षेत्र देखते हैं कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। तो अपभ्रंश में सोर्स यानी अपभ्रंश से हमारी निकली है कौन कौन सी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी जिसे टा वर्ग बहुला कहते हैं, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में ओकार बहुला और आकार बहुला। ठीक है, तो हम राजस्थानी हिंदी पढ़ते हैं पहले। मारवाड़ी जिसमें जो इसका क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। मालवी जो बोली जाती है किन क्षेत्रों में उनके बारे में पढ़ते हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक। मेवाती कहाँ कहाँ बोली जाती है, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। जयपुरी और ढूंढाड़ी जिसे बोलते हैं हम वो बोली जाती है हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन, जालवाड़। और हम पढ़ते हैं पहाड़ी हिंदी जो जिसमें हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। तो कुमाऊनी बोली जाती है हमारी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। उसके बाद गढ़वाली बोली जाती है गढ़वाल, टिहरी में, चमोली में, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में। अब हम पढ़ते हैं अपनी पश्चिमी हिंदी जो शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से हैं। इसमें ओकार बहुला है, ऊपर ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसको याद रख सकते हैं ब्राबुक करके, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये ओकार बहुला है। तो इसमें ब्रज में देखते हैं उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का पश्चिमी भाग में ब्रजभाषा बोली जाती है। राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग में जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। एक कन्नौजी फर्रुखाबाद में, कानपुर में, हरदोई में, पीलीभीत में, इटावा में और शाहजहाँपुर में। बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर और सिवनी होशंगाबाद में बोली जाती है। अब हम आकार बहुला पढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी की। कौरवी या खड़ी बोली ये कहाँ बोली जाती है देखते हैं हम। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग में। हरियाणवी बोली जाती है दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला। दक्षिणी बोली जाती है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई। अवधी बोली जाती है अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। बघेली ये हम आ गए पूर्वी हिंदी में जो कि अर्धमागधी से निकली है हमारी। अवधि हो गया। बघेली के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बोली जाती है ये दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडाला, बालाघाट। और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में। अब छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ बोली जाती है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया। अब हम पढ़ते हैं मागधी बिहारी हिंदी के बारे में। इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, पडरौना और जैनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग पढ़ते हैं। बिहारी कहाँ कहाँ बोली जाती है छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी,
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। झारखंड रांची, पलामू। और मगही बोली जाती है हमारी बिहार में, इसमें पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर। झारखंड में पलामू, हजारीबाग। वहीं मैथिली बोली जाती है पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल, परगना, मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीज़न की सीमा के पास नेपाल की तराई में। आगे पढ़ते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता कौन कौन है, किसने क्या नाम दिया है हिंदी की बोलियों को? तो कौरवी नाम जो है राहुल संस्कृतायन के द्वारा दिया गया था। राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था। डिंगल भाषा बांकीदास के द्वारा दिया गया था। और ब्रजबुली ईश्वर दास चंद ने नाम दिया था। बिहारी हिंदी ग्रियर्सन ने, और भोजपुरी हिंदी रेमंड ने, और मैथिली कोलब्रुक ने। आप अपनी ट्रिक बना के इसी से याद कर लेना अपने तरीके से। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारण वर्गीकरण है। ओकार बहुला है। ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। आकार बहुला में कौरवी, दक्खनी। उदासीन बहुला में अवधी, बघेली। ईकार बहुला में भोजपुरी। इसमें से कभी कभी ऊपर वाले में से नाम पूछ लेते हैं कि किसने कौन सी भाषा का नामकरण किया है इसी नेट में, और भी अदर पेपर में भी पूछ लेते हैं। अब राजस्थानी हिंदी उपभाषा, इसी के बारे में पढ़ते हैं हम। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंधी के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। इसका लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला उपभाषा है। मराठी में प्रयुक्त न ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एकवचन शब्द प्राय उकारांत होते हैं, यथा हुक्को, तारो आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन अंत में अ का प्रयोग होता है, तथा तारा, राता आदि। इसमें को परसर्ग के स्थान पर न तथा से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंदर 4 बोलियां आती हैं: मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। मारवाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। मेवाड़ी, सिरोही, बांगड़ी, थली, शेखावाटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। कौन सी मारवाड़ी को कहा जाता है? डिंगल। पुरानी मारवाड़ी जो थी उसे ही डिंगल भाषा कहा जाता है। मीरा के पद कहीं ब्रज भाषा और कहीं मारवाड़ी में है। जयपुरी के बारे में पढ़ते हैं। जयपुरी का पुराना नाम ढूंढाड़ी है। इस कारण से जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तोरावाटी, कठड़ा, चौरासी, अजमेरी, हड़ौती जयपुरी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी में ना के स्थान पर ना का प्रयोग दिखाई देता है, यथा पुणे, नैन, तूने, ऐसे, बाने आदि इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। मालवी के बारे में पढ़ते हैं। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास के क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। सोडवाड़ी, रांगड़ी, पटावी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियां हैं। इनमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, यथा लकड़ी, लाकड़ी, कपड़ा, कापड़ा आदि। ए तथा ओ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग। मालवी के प्रमुख सर्वनाम हैं के, कौन, कीने, किसने, के, क्या आदि। कारकों में कर्म के साथ खे तथा कारण के साथ ती का प्रयोग होता है। मेवाती की हरियाणी से निकटता प्राय विद्वानों ने स्वीकार की है। मेवाती बोली मव जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है, जो गुड़गांवा, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। राठी, नहरे, कट्ठर, गुजारी आदि मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं। बिहारी हिंदी की उपभाषा पढ़ते हैं हम। इस उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां आती हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी के बारे में पढ़ते हैं। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1989 ईस्वी में राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोलियों के लिए हुआ था। बिहारी हिंदी उपभाषा को सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है।
बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखना। उन्हें विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की। मगही के बारे में पढ़ते हैं हम। मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। मगही में पर्याप्त लोक साहित्य उपलब्ध है। गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत प्रसिद्ध हैं। अधिकरण कारक में मुँह का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है। मैथिली के बारे में पढ़ते हैं। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छीका छिक्की और जोलहा बोली मैथिली की 6 उपबोलियाँ हैं। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली में छ और ला ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखने के लिए सभी, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम है अहाँ, ओकार, ओकर, एकर आदि। इसलिए क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। पहाड़ी हिंदी की उपभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं हम। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती। इस उपवर्ग की बोलियों में सनुनासिक स्वरों की प्रधानता है। इसकी बोलियां प्राय उकारांत हैं, यथा घोड़ो, कालो, चल्यो आदि। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम कुर्मांचल है, जिसे कुमाऊनी कहते हैं। इसकी बोली कुमाऊनी बोली है। कुमाऊं में कुमाऊनी बोली। खस परजिया, कुमोया, फल्दकोटिया, पछाई, चौगर सिखिया, गंगोला, दानपुरिया, सिराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी, रौचो, भैंसी, भोटिया आदि कुमाऊनी की उपबोलियाँ हैं। उस पर राजस्थानी का प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण ना और ला ध्वनियों की शामिल हैं। कौरवे के प्रभाव के कारण अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन रूप कुमाऊनी में ना होता है, यथा घोड़ो, घोड़न आदि। कुमाऊनी में कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ले, कर्म के साथ कणी तथा करण के साथ थे का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया छा के रूप में प्रयुक्त होती है। गढ़वाली के बारे में पढ़ते हैं। 52 गाड़ियों में बटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्व मिलते हैं। आगे इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्वरों के अनुनासीकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुयात दिखाई पड़ती है, यथा छाया, दैंते, पैंसे आदि। कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ला, कर्म के साथ कु, कुणी तथा करण के साथ से, ती प्रसर्गों का प्रयोग होता है। पूर्वी हिंदी की उपभाषा। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्ज़ापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी के बारे में पढ़ते हैं। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। इस बोली के लिए कौसली, बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग भी होता है। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधी के रूप मिलते हैं। बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुर तथा बघोनी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधी की मुख्य उपबोलियां हैं। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में कुछ लोग अवधी में बातचीत भी करते हैं।
अवधि के विकास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक आदिकाल, 14 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मध्यकाल और 1700 ईस्वी से आज तक आधुनिक काल है। बघेली रीवा के आसपास के क्षेत्र बघेली राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेलखंडी या बघेली कहलाई। जूहाड़, जूडारा, गहोरा, तिरहारी बघेली की उपबोलियाँ हैं। बाबू राव सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी और बघेली में बहुत सी समानताएं हैं। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में क्षेत्र को दक्षिणी कौशल भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बीजवाली मुख्य उपबोलियाँ हैं। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी हिंदी का सबसे बड़ा उपवर्ग है जिसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक, देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। इसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। ब्रजभाषा। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा है। ब्रज या ब्रजी एक बोली होने पर भी मध्य युग में हिंदी प्रदेश से बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ और साहित्य रचा जाता रहा। इस कारण भाषा शब्द ब्रज के साथ जुड़ गया और ब्रजभाषा शब्द बना। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाका नाम से मिलता है। बुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी आदि ब्रजभाषा की मुख्य उपबोलियाँ हैं। बंगाली कवि ईश्वरचंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ब्रजभाषा का विकास 3 कालों में विभाजित किया गया। आरंभ से 1525 ईस्वी तक आदिकाल, 1525 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल और 1800 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल। खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी का प्रयोग राहुल सांस्कृतैन ने किया। बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कॉलब्रुक ने कन्नौजी को माना। इस्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना और मसूद हसन खान ने हरियाणी को माना है। दानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ है विद्वान। खड़ी बोली का अर्थ सुनीति कुमार चटर्जी सीधी, कामता प्रसाद गुरुकर कस, गिलक्राइस्ट गवारू, किशोरीदास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित। अन्य भाषा वैज्ञानिक खरी या शुद्ध। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। भूभाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध है। आल्हा एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे बुंदेली की ही एक बोली बनाफरी में लिखा गया है और ये बनाफरी आल्हा किस भाषा में गाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इस भाषा में बनाफरी लिखा गया है। धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं कि बुंदेली कन्नौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है। इसके उच्चारण में अल्पीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे आधा, आदा, दूध, दूध आदि। कन्नौजी का अर्थ पड़ता है। कन्नौजी शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से विकसित हुआ। कान्यकुब्ज, कन्नुज, कन्नौज। कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं। ग्रियर्सन ने इसे अलग बोली माना है। कन्नौज जनपद का पुराना नाम पंचाल था। इस बोली में मध्यम हा का लोप हो जाता है, जैसे जाही, जाई, करहू, करू आदि। हिंदी की अंतिम महाप्राण ध्वनि का यहाँ अल्प प्राणीकरण हो जाता है, जैसे हाथ, हाथ आदि। कन्नौजी में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में मिलती है, जैसे बात, बात आदि। हरियाणवी इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है। ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली नहीं माना और
खड़ी बोली का ही एक रूप माना है। हरियाणी को जाटू भी कहते हैं। हरियाणवी में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। दक्खनी हिंदी का अन्य नाम है दक्कनी, देहलवी, हिंदवी, गुर्जरी। हैदराबाद में दक्खनी हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रचलित है जिसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। गुजरी, जिसका वह रूप है जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयुक्त है, यथा मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में। दक्खनी हिंदी के प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मद्रास हैं। दक्खनी हिंदी की मुख्य उपबोलियां हैं गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी, हैदराबादी। दक्खनी हिंदी की विशेषताएं। खड़ी बोली के सभी स्वर दक्खनी हिंदी में मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजन इसमें भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गा तथा फा जैसी ध्वनियाँ अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। डा के स्थान पर डा प्रयोग करने की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे पाड़ा, पड़ा आदि। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण काफ़ी ध्वनियों में दिखाई देता है, जैसे मूरख, मूरख, मुझे, मुझे, धोखा, धोखा आदि। कहीं कहीं अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राण भी होता है, उदाहरण के लिए पलक, पलख, पहचान, पछान आदि। एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों के विपर्य की प्रवृत्ति दक्खनी की एक प्रमुख विशेषता, उदाहरण के लिए लखनऊ, नकलऊ, कीचड़, चीकड़, मतलब, मतबल आदि। सर्वनाम व्यवस्था इस प्रकार है। उत्तम पुरुष मेरे को, हमन, मंज, मुंज। मध्यम पुरुष तुझ, तुम्हें, आपही। अन्य पुरुष उनन, उन्ने, न। और अन्य सर्वनाम में जित्ता, जित्ती, उत्ता, उत्ती। क्रिया व्यवस्था के प्रमुख प्रयोग इस प्रकार हैं। वर्तमान काल अहें, हैं, हूँ, हैंगा। और भूतकाल में कहिया, बोल्या, था, थिया। भविष्य में होगा, होंगे, होगी, चलसी, चलसू। भूतकाल की क्रियाओं में यकर प्रत्यय का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे आकार, आयकर, रोयकर आदि। दक्खनी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली ही सर्वाधिक प्रचलित रही है। इसमें फारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते गए। हिंदुस्तानी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, हिंदुस्तान प्लस ई। धीरेन्द्र वर्मा, ग्रियर्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों ने दिया। तुजुक ए बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है। हिंदुस्तानी में तद्भव तथा बहु प्रचलित संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। तो खड़ी बोली ब्रजभाषा तथा अवधी की तुलना अब हम पार्ट 4 में करेंगे। और प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।